हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर फिलिंग ऑर्बिटल्स इन एटम्स। तो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किया ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? द रीजन्स इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। उन रीजन्स को हम क्या बोल देते हैं? ऑर्बिटल्स। अब इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन हम कैसे भरेंगे, उसके लिए हमें कुछ रूल्स को जानना जरूरी है। और इन रूल्स में हम पढ़ेंगे पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ऑफ बो प्रिंसिपल, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब बच्चों, इस प्रिंसिपल के नाम में ही इसका मीनिंग छुपा हुआ है। किस तरह से? पहले मैं आपको ये प्रिंसिपल बता देती हूँ क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, no two electrons in an atom can have same set of four quantum numbers। मतलब कि क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन्स, कोई से भी दो इलेक्ट्रॉन एटम में अगर हम लेते हैं तो उनके चारों क्वांटम नंबर्स एक जैसे नहीं होंगे। कैसे? मान लो मेरे पास 1s ऑर्बिटल है, अब इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, तो क्या होगा? हमारे पास इसके लिए क्वांटम नंबर्स आते हैं n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 और m की a की वैल्यू होगी दैट इज 0 और s की वैल्यू या तो होगी प्लस हाफ या होगी माइनस हाफ। अब प्लस हाफ और माइनस हाफ बच्चों क्या इंडिकेट करती है? इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके ये क्वांटम नंबर्स होंगे, और अगर एंटी क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है तो उसके क्वांटम नंबर सेम ही होंगे। n इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 0 एंड m इज ऑल्सो 0। अब बच्चों, आप क्या देख रहे हो कि मान लो ये दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनकी स्पिनिंग क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, उनके लिए ये चार क्वांटम नंबर्स n, l और m ये क्या है? बिल्कुल एक जैसे हैं। और जो स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू है वो क्या है? डिफरेंट है। तो यहाँ पर अब ये स्पिन क्वांटम नंबर इन तीनों से क्या हो गया? एक्सक्लूड हो गया। इसलिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसी तरह से आपको याद रखना है। अब पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक ऑर्बिटल में केवल दो ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें से एक क्लॉकवाइज स्पिन करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा रूल लेते हैं बच्चों, ऑफ बो प्रिंसिपल। अब ये जो ऑफ बो प्रिंसिपल है, एक्चुअली ऑफ बो किसी साइंटिस्ट का नाम नहीं है, ये एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? बिल्डिंग अप। अब बिल्डिंग अप किस चीज को बिल्ड कर रहे हैं हम? एक्चुअली हम इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट बिल्ड कर रहे हैं इन एन एटम। तो किस तरह से? ऑफ प्रिंसिपल कहता है कि इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एटम इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं पहले उन ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे जिनकी एनर्जी कम है, और फिर एंटर होंगे उन ऑर्बिटल्स में जिनकी एनर्जी ज़्यादा है। तो हम ऑर्बिटल्स की एनर्जी किस तरह से पता लगाएंगे बच्चों? उसके लिए आप ये बिल्डिंग पैटर्न याद रख सकते हैं, जैसे 1s, सेकेंड शेल के अंदर कितने सब शेल्स होंगे? 2, 2s एंड 2p। इसी तरह से थर्ड शेल में कितने सब शेल होंगे? 3, 3s, 3p और 3d। फोर्थ शेल में बच्चों कितने सब शेल होंगे? 4, 4s, 4p, 4d और 4f।
इसी तरह से 5th शेल में सब शेल होंगे 5s, 5p, 5d और 5f। 6th शेल के अंदर 6s, 6p, 6d, 7s, 7p। और इनको कैसे बिल्डअप करना है आपने, कुछ इस तरह से। आपने बच्चों अपनी कॉपी के फर्स्ट पेज पर ये बिल्डअप पैटर्न बनाना है। यहाँ से आपको ऑर्बिटल्स की एनर्जी याद रहेगी, ऑर्बिटल्स का सीक्वेंस याद रहेगा इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग देयर एनर्जी। तो क्या पैटर्न आया यहाँ से हमारे पास, आप कैसे याद रखोगे इसे? तो आपने इसको इस तरह से 1s, 1s से फिर हम गए 2s, फिर 2p 3s, फिर 3p 4s, 3d 4p 5s, इस तरह से जिस डायरेक्शन में मैंने ये एरो लगाए हुए हैं उस तरह से। तो आपके पास पैटर्न आ जाएगा 1s लेस देन 2s, 2p, देन 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। आप इसको इस बिल्डअप पैटर्न से कंप्लीट कर सकते हो। दिस इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। थर्ड रूल पढ़ेंगे बच्चों हम, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब बच्चों ये रूल बताता है कि हमें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में अगर इलेक्ट्रॉन भरने हैं तो हम क्या चीज़ याद रखेंगे। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कौन से होंगे हमारे पास, जैसे p ऑर्बिटल्स हैं, इसमें p सब शेल के अंदर 3 ऑर्बिटल आते हैं तो उनकी एनर्जी एक जैसी होती है, तो डीजेनरेट उन्हें कहा गया। तो जब हम p d f ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो हंस रूल कहता है कि पहले ये ऑर्बिटल्स क्या होंगे, सिंगली भरे जाएंगे और फिर पेयरिंग होगी। अकॉर्डिंग टू हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन degenerate orbitals like p d f orbitals will not take place until each orbital is singly filled। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इस हंस रूल को बच्चों आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो मेरे पास p सब शेल है और आपको पता है p सब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल आते हैं, 3, px, py, pz। अब सपोज मेरे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन मैंने इन जो है p ऑर्बिटल्स में भरने हैं। तो मैं क्या करूँगी, मैं इलेक्ट्रॉन्स को अब इस तरह से भर सकती हूँ 1 2 3 4, लेकिन ये बिल्कुल गलत होगा। हंस रूल क्या कहता है कि पहले इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिटल में डीजेनरेट जब तक हैं वो, तो पहले सिंगली भरे जाएंगे, एक एक करके भरे जाएंगे और फिर उनकी पेयरिंग होगी। तो जो सही होगा वो क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स मान लो आपने भरने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स और आपके पास p ऑर्बिटल्स हैं, तो पहले आप सिंगली 1 2 3 ऐसे भरोगे और फिर उनकी पेयरिंग करोगे। तो ये आपको सही फिलिंग बताता है और किसके अकॉर्डिंग, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक और बात बच्चों, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन स्पिन है वो उसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, मैक्सिमम आनी चाहिए।
अब मान लो जैसे यहाँ पर मैंने ये, आप देख रहे हो ये सिंबल्स मैंने एक जो है कैसे बनाए हैं, अपोजिट डायरेक्शन में बनाए हैं एक दूसरे के, तो ये एक्चुअली सिग्निफाई करते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिनिंग को, एक क्लॉकवाइज और दूसरी एंटी क्लॉकवाइज। अब सपोज यहाँ पर इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग को मैं ऐड करती हूँ तो कैसे आएगा, क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ओवरऑल ये जो है रिजल्टेंट क्या आ जाएगा मेरे पास, 0। मतलब आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी हुई वो 0 हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की स्पिनिंग की टोटल वैल्यू 0 आई। लेकिन अगर इस केस में मैं निकालती हूँ तो कितना आएगा मेरे पास, +12, -12, +12 और +12। तो सपोज ये हाफ और हाफ कैंसिल हो गए तो मेरे पास 1 आता है। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है क्या आ रही है, मैक्सिमम आ रही है। तो इन दोनों में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन स्पिन ऐड करके आएगी वो हमारे पास करेक्ट फिलिंग होगी ऑर्बिटल्स की। तो इस तरह से ये हुआ हमारा हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। नेक्स्ट बच्चों, हमारे पास ऑफ बो प्रिंसिपल से इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो आ गई, जैसे हमने जो है 1s लेस देन 2s एनर्जी है इन ऑर्बिटल्स की, लेस देन 2p, लेस देन 3s, लेस देन 3p, लेस देन 4s। लेकिन ये जो सीक्वेंस है ये इस तरह का क्यों आया होगा, तो इसके लिए हम डिस्कस करेंगे एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स। अब बच्चों ऑर्बिटल्स, आपको पता है ऑर्बिटल्स कहाँ से आए हमारे पास, जाई से। और जाई डिपेंड करता था किस पर, एन, एल और एम पर। मतलब जाई जो है फंक्शन है किसका, एन, एल, एम का। और साथ में हर एक ऑर्बिटल की एक डेफिनेट जो है एनर्जी वैल्यू होती है। ये कहाँ से आया हमारे पास, बाय सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। अब हम ये जो एनर्जी है दो टाइप के सिस्टम्स में पढ़ेंगे, एक एनर्जी फॉर हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। अब बच्चों ये हाइड्रोजन लाइक एटम्स कौन से होते हैं, अब आपको पता है हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक। तो जिन स्पीशीज के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा वो हाइड्रोजन लाइक एटम्स, फॉर एग्जांपल हीलियम है, मान लो मैं लिथियम 2 पॉजिटिव लिख देती हूँ तो ये भी हाइड्रोजन लाइक हो गया। तो इनके लिए एनर्जी, और दूसरा पढ़ेंगे हम एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। तो हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी की वैल्यू है बच्चों, दैट डिपेंड्स ऑन एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे डिपेंड करती है ये। और जैसे कि हमने बोहर एटॉमिक मॉडल में भी देखा था, द वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो हम कह सकते हैं कि जो 1s है उसकी एनर्जी कम होगी किससे, 2s से, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 की ज़्यादा है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आते हैं 2px, 2py, 2pz, p सब शेल के अंदर ये डिफरेंट ऑर्बिटल्स आते हैं। अब क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स में एनर्जी डिपेंड कर रही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर, और इन सब में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है तो इन सब की एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। इसी तरह से जो 3s है उसकी एनर्जी इक्वल टू 3p और इक्वल टू एनर्जी ऑफ 3d होगी। अब आप इस 3 सब शेल के अंदर क्या होगा, एक ही ऑर्बिटल होगा। इस 3p के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे, p सब शेल में 3 ऑर्बिटल, d सब शेल में 5 ऑर्बिटल्स। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कितने ऑर्बिटल आ गए, 9। और बच्चों यहाँ पे कितने हैं ये ऑर्बिटल, 4, और 1s में तो केवल एक ही ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे 4 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है, 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी है। तो हम ये कह सकते हैं कि
यहाँ पर डीजेनरेसी है इनमें, डीजेनरेसी मतलब इनकी एनर्जी एक जैसी है, और 9 फोल्ड डीजेनरेसी है। 9 फोल्ड मतलब 9 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, एक जैसी है। और यहाँ पर ये 4 फोल्ड डीजेनरेसी है, और यहाँ पर 1 फोल्ड डीजेनरेसी है। तो ये तो था एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम्स। दूसरा लेंगे बच्चों हम एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स। अब बच्चों ये जो मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स होते हैं, इनमें डिफरेंट ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है दैट डिपेंड्स ऑन n एंड l। n और l पे डिपेंड करती है। किस तरह से, मान लो मेरे पास डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d और 4f 5s एंड सो ऑन। तो इनकी एनर्जी कैसे पता लगाएंगे हम, क्योंकि इनकी एनर्जी डिपेंड करती है n और l पर, तो यहाँ पर हम n+l रूल यूज करेंगे। अब इस n+l रूल के अकॉर्डिंग, जिसका the orbitals having greater value of n+l will have greater energy। अब जैसे यहाँ पर n+l 1s के लिए कितना आएगा बच्चों 1, 2s के लिए 2, 2p के लिए ये 3 आएगा, 3s के लिए 3, 3p के लिए 4 आ जाएगा, 3d के लिए 5, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 5। तो इसका मतलब जिनकी n+l की वैल्यू ज़्यादा है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर 1s has less energy than 2s has less energy than 2p। अब बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो 2p और 3s के लिए n+l सेम आ गए। तो इन केस n+l अगर सेम आते हैं तो हायर द वैल्यू ऑफ n हायर विल बी एनर्जी। तो 2p हैज लेस एनर्जी दैन 3s। फिर आ जाएगा हमारे पास 3p, फिर यहाँ पर 4s लेस देन 3d 4p। सेम रूल आप यूज करोगे बच्चों, 3d 5 4p 5, बट 4p हैज हायर वैल्यू ऑफ n, सो हायर एनर्जी, लेस देन 5s लेस देन 4d। तो इस तरह से हम पता लगा लेते हैं कि किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है। फर्दर बच्चों, ये जो एनर्जी ऑर्बिटल्स की है वो फर्दर डिपेंड करती है शेप्स पर। शेप्स किस तरह की है और शेप्स कहाँ से पता चलती हैं हमें, L से, एजीमुथल क्वांटम नंबर से। तो जनरली जो s ऑर्बिटल्स होते हैं दे आर मोर पेनिट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो जितने भी आपके पास s सबशेल होंगे उनकी एनर्जी कम होगी। फिर जो है फॉलोड बाय p की कम होगी एज कंपेयर टू d। आप इन एनर्जीज को बच्चों रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन से भी समझ सकते हो। अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन क्या होता है, एक्चुअली it is product of 4 pi r square dr. This is volume of a certain space around the nucleus into xi square। कई बार आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है व्हाट इज रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो 4 pi r square dr into xi square। अब हम कंपेयर करेंगे सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में डिफरेंट सबशेल्स जो आएंगे, जैसे 3s है, 3p है और 3d है। इनकी रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम समझेंगे किस तरह से।
3s के लिए बच्चों ये रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम इस ग्राफ से समझ सकते हैं। मान लो यहाँ पे मैं लिखती हूँ 4 pi r square dr into xi square. This is radial probability function is a function of r. तो हमारे पास 3s के लिए ये किस तरह से आएगा, कुछ इस तरह से आएगा बच्चों। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ये जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये 0 हो जा रहा है, मतलब ये क्या है, रेडियल नोड्स हैं। तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये 3s के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये न्यूक्लियस के क्या है, पास हैं। अब जो न्यूक्लियस के जितने पास होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब दे आर मोर पेनिट्रेटेड इन दी न्यूक्लियस। और अगर न्यूक्लियस के पास हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो वहाँ पे एनर्जी कम होगी। सेम फिगर अगर हम, ये तो थी बच्चों 3s के लिए, सेम फिगर अगर हम ड्रॉ करते हैं फॉर 3p, तो 3p के लिए तो मेरे पास क्या आएगा, अगेन यहाँ पर रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और इस साइड r लिखेंगे हम। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ r, और 3p के लिए मेरे पास कुछ इस तरह से आएगा। अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये नोड आया है, रेडियल नोड 3p के लिए। अब 3p में ये न्यूक्लियस के करीब तो है लेकिन उतने करीब नहीं है जितने कौन है, s है। और बच्चों यही डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर 3d, तो यहाँ पर आप लिखोगे रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ r। तो ये ग्राफ कुछ मेरे पास इस तरह से आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कोई नोड नहीं है। अब जो 3d है उसके लिए ये न्यूक्लियस से क्या होंगे, दूर होंगे, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। तो बच्चों अगर आप सेम शेल के अंदर डिफरेंट सब शेल्स की एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं तो उनमें क्या एनर्जी सीक्वेंस आएगा। मान लो हमारे पास थर्ड शेल है, उसके अंदर सब शेल है 3s, 3p एंड 3d। इसमें क्योंकि s ऑर्बिटल्स न्यूक्लियस के ज़्यादा नज़दीक हैं तो उनकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी देन 3p, और 3p की कम होगी देन 3d। तो इस तरह से आप एनर्जी कैलकुलेट आउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।